ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था, ठीक है, क्योंकि इसके ढेर सारे भाग वर्तमान भारतीय संविधान में भी लिए गए हैं, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और अब हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया क्यों गया। ठीक, तो इसके पहले पृष्ठभूमि ये है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन की अपने अपने निष्कर्ष थे और गांधी के समझौते, गांधी इरविन समझौता, आज ये सारे इस अधिनियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है तीनों गोलमेज सम्मेलन, ठीक। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भी निष्कर्ष सामने आए उनको मूर्त रूप देने के लिए 1935 का अधिनियम लाया गया, ठीक है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। अब हम देखेंगे कि इसके महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं, ठीक। महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। क्या? संघीय शासन प्रणाली, ठीक। संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि संघीय शासन प्रणाली होती क्या है। संघीय शासन प्रणाली, इस बात को ध्यान में रखने, जब आप ध्यान में रखते हैं तो सीधी सी ये बात समझ में आती है कि एक केंद्र होगा और उसके अंतर्गत ढेर सारे कई राज्य होंगे, है ना। इसी तरह से राज्य होंगे। अब संघीय के अंतर्गत आप देख सकते हैं अमेरिका हो सकता है, भारत की शासन व्यवस्था हो सकती है, ठीक। एकात्मक के अंतर्गत ब्रिटेन का हो सकता है, लेकिन उस संघीय के अंतर्गत ब्रिटेन का शासन एकात्मक है, ठीक। ये ध्यान में रखे रहिएगा। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली स्थापना की बात हुई। और संघ कैसे बनना था? जिसमें ब्रिटिश भारत के क्षेत्र होने थे, ब्रिटिश भारत, और क्या होना था? देसी रियासतें, देसी रियासतें। देसी रियासतों से क्या मतलब है? जो, हाँ, देसी रियासतें जो ब्रिटिश राज्य के पहले ये राजे महाराजे थे और ब्रिटिश राज्य में भी उनका अस्तित्व रहा। ये बात अलग है कि वो उन्होंने अधीनता स्वीकार करी थी कुछ हद तक, लेकिन इन देसी रियासतों ने इस संघीय शासन व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये संघीय प्रणाली अस्तित्व में नहीं आ सकी। कालांतर में ये अस्तित्व में नहीं आई, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके तहत चुनाव हुए, सरकारें बनी, लेकिन ये संघीय शासन प्रणाली अस्तित्व में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि देशी रियासतों ने स्वीकार नहीं किया। और क्या हुआ इसके अंतर्गत? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, द्वैध शासन की स्थापना। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। राज्यों में द्वैध शासन क्या था? हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, ठीक। हस्तांतरित विषय में कम महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे, आरक्षित विषय में महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे। तो यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई, ठीक। और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। केंद्र और मतलब कि केंद्र में द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ? केंद्र और इकाइयों, इकाइयों मतलब
जो भी राज्य इकाइयां थी, केंद्र और इकाइयों के मध्य क्या हुआ, शक्ति का विभाजन। मतलब एक प्रकार से स्पष्ट कर दिया गया कि संघ सूची मतलब ये संघ सरकार के अधीन होगा, राज्य सूची या प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। ये भी हो सकता है कि राज्य सूची राज्य के अंतर्गत होगा, ये तो आपको पता ही है। समवर्ती सूची किसके अंतर्गत होगा? समवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत होता है ना जी। और इसके अलावा भी आपको पता होगा कि उस समय कुछ अवशिष्ट विषय थे। अवशिष्ट विषय तो उस समय ये वायसराय के अधीन थे। किसके अधीन? हाँ, क्योंकि 1935 से गवर्नर जनरल हो गया था। गवर्नर जनरल के अधीन थे। भारत में अवशिष्ट विषय वर्तमान में किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है। अमेरिका में राज्यों के अधीन है, और कनाडा जैसे देशों में जहां सशक्त केंद्र की अवधारणा है वहां केंद्र के अधीन है। ठीक है, तो इस तरह सूचियां 1935 में बनाई गई। ये हम कह सकते हैं कि ये सूचियां 1935 जैसा वर्तमान में भी उसी व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, और क्या हुआ था? 3 सूचियों के अंतर्गत संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची बनी। संघ सूची में उस समय 59 विषय थे। कितने विषय थे? संघ सूची में कितने विषय थे उस समय? 59। ठीक है, संघ सूची 59 विषय और राज्य सूची में 54 विषय। संघ 59, राज्य सूची में 54। ठीक, इसी तरह समवर्ती सूची में 36 विषय थे। समवर्ती सूची 36 विषय थे। ये तो हो गया कि विषय किस सूची में कितने विषय हुए थे। सामान्यतः ये जो कि अब भी उसी तरह से है। सामान्यतः जो संघ की सूची में है वो विदेश और मुद्रा, नौसेना, थल सेना, जनगणना, वायुसेना, ये सब है। प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा। ठीक है, और समवर्ती सूची में दंड, विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद, इस टाइप के हैं। तो ये लगभग उसी ढंग से थे जिस समय अब भी है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, ये आपको पता ही है, और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना करने की कोशिश की गई थी। इसके तहत 1937 में, इसी 1935 के अधिनियम के तहत, क्या 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में 1937 में क्या किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, इस संघीय न्यायालय की क्या हम वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट से तुलना कर सकते हैं? उस दृष्टि से हम तुलना नहीं कर सकते। जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या है? भारत का अंतिम न्यायालय है। ठीक है ना, इसके विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती। लेकिन ये जो उस समय जो संघीय न्यायालय था
उसके प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। कहां पर? प्रिवी काउंसिल में। ठीक है। और क्या हुआ? प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, अतः हम ये कह सकते हैं कि ये वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट से इसकी तुलना हम नहीं कर सकते। ठीक। और क्या हुआ था इस अधिनियम के तहत? हाँ, वो तो हुआ ही था। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। समाप्त कर दिया गया था। ये भारत परिषद क्या थी? भारत परिषद क्या थी? भारत परिषद या भारत सचिव क्या था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य की तरह था, है ना। और भारत सचिव जिसे कहा जाता था, ठीक, उसकी सहायता के लिए एक परिषद हुआ करती थी, परिषद। ठीक है। इसी को भारत परिषद कहा जाता था। भारत परिषद कहा जाता था। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? हाँ, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय जो था अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम अपीली न्यायालय प्री काउंसिल था। अभी हमने इसकी चर्चा किया भी था थोड़ी देर पहले। ठीक है। और क्या हुआ? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा, वर्तमान नाम क्या है बर्मा का? बर्मा का वर्तमान नाम म्यांमार है ना। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया। एकीकरण कब हुआ था? 85 में, है ना। 1886 में हुआ था कि 85 में हुआ था? 86 में। लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ठीक, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ठीक है। लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। उस समय लॉर्ड डफरिन थे। खैर पुराना विषय है, ऐतिहासिक विषय है। हम केवल इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 1935 के अधिनियम में क्या हुआ। 1935 के अधिनियम में क्या हुआ? तो उसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है। और क्या हुआ? प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदन व्यवस्था स्थापना की गई। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार। उस समय कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। ठीक है। उसमें से 6 में क्या हुआ? 11 में से 6 में द्विसदनीय थे। द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक। तो द्विसदनीय विधानमंडल में क्या मतलब कि जैसे आज भी कुछ में द्विसदनीय विधानमंडल है, द्विसदनीय कुछ राज्यों में है। द्विसदनीय मतलब
विधानसभा इस समय स्थिति क्या है? द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद कौन कौन से राज्य हैं इस समय? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र और आंध्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है, और जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन 300 मतलब कि जब से इसको केंद्र शासित बना दिया गया, केंद्र शासित है ना, तो केंद्र शासित होगा और इसके पास एक विधानसभा होगी। ठीक, विधानसभा युक्त केंद्र शासित राज्य इस समय जम्मू कश्मीर को बनाया गया है। ठीक, ये हुआ 1935 के अधिनियम में। और क्या हुआ इसके अंतर्गत? कुछ और परिवर्तन। मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए किसकी स्थापना की गई? मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, क्या हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, और थोड़ा सा कुछ निर्वाचन से संबंधित भी विस्तार हुआ। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग का अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब मताधिकार का विस्तार हुआ। मताधिकार का विस्तार, 10% लोग, लगभग कितने? लगभग 10% लोग इसके अंतर्गत आए। ठीक है, लगभग 10% लोग क्या हुए? अधिकार प्राप्त किए मत देने का। वर्तमान में क्या व्यवस्था है? 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मतलब सारे लोग वयस्क मताधिकार की, कोई भी 18 साल का होगा मतदान करेगा, चाहे जो हो, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो। लेकिन उस समय कुछ मानक हुआ करते थे, इतना मतदान वही करेगा जो इन मानकों को धारण करेगा। ठीक, तो उसके अंतर्गत केवल 10% लोग ही आए लगभग मतदान करने वाले लोगों में। ठीक, और इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की, मतलब कि फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। फेडरल लोक सेवा आयोग मतलब संघीय लोक सेवा आयोग। जैसे अभी क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। और राज्यों में अन्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है ना। और उसी समय यह भी व्यवस्था की गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की जा सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या? संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये सारे परिवर्तन इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए।